वेलकम बैक गाइस। आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाकर चेक करिए कि जो सेटिंग्स आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, इन सेटिंग्स को आपने सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। देखिए, गूगल एड्स में पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, यूजर की जर्नी जो है वो भी चेंज हुई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सारी पुरानी सेटिंग जिस तरीके से काम करती थी, आज के टाइम में वैसे काम नहीं कर रही है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे और इन सेटिंग्स को आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाकर जो है वो चेक करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग की बात करेंगे, दैट इज बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग। और यहां पर मैं बहुत ट्रेडिशनल तरीके वाली कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग का सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास एक लैंडिंग पेज था, वहां पर आपने जो है वो एक फॉर्म इंबेड करके रखा हुआ था, कोई भी यूजर आएगा, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद यूजर जो है एक और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैंक यू पेज। और अगर इस थैंक यू पेज के हेड सेक्शन में किसी भी मेथड से, जीटीएम के मेथड से या किसी प्लगइन के मेथड से या डायरेक्टली कोड के अंदर जाकर आप गूगल एड्स की स्क्रिप्ट को जाकर पेस्ट कर देंगे, तो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग हो जाएगी। और इस कन्वर्जन ट्रैकिंग के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप से, किस कीवर्ड से आपको कितने फॉर्म फिल्स मिले हुए हैं। और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आज के टाइम में इतनी ही कन्वर्जन ट्रैकिंग से सारी चीजें हो जाएंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। कन्वर्जन ट्रैकिंग इवॉल्व हुई है। जैसे मैंने बताया, यूजर की जो जर्नी है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं। अब यूजर जो कन्वर्जन कर रहा है ना, वो अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस कर रहा है। एक बार वो लैपटॉप से आता है, एक बार वो मोबाइल से आता है, अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स वो ब्राउज करने की कोशिश करके कन्वर्जन जो है वो करता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है। वो गूगल के ऐड भी देख रहा है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स देख रहा है। ऐसे में एट्रीब्यूशन वगैरह वाली चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल आपको रिकमेंड करता है कि थोड़े से नेक्स्ट स्टेप्स पर जाकर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग करने की जरूरत है। कहने का मतलब कि सेकंड स्टेप ये होता है कि आप इनहांस्ड कन्वर्जन को सेटअप करें, और इसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप करना है। इन सभी चीजों को सेटअप करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इनके ऊपर मैंने अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। बट अभी मैं आपको बताऊं अगर, तो इनहांस्ड कन्वर्जन का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपका लैंडिंग पेज है, यहां पर एक फॉर्म है, फॉर्म को फिल करके यूजर जो है वो थैंक यू पेज के ऊपर जाता है, राइट। तो फॉर्म को फिल करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो सीआरएम के अंदर भी जाएगी, फाइन, सीआरएम के अंदर भी जाएगी। यूजर जो है वो थैंक यू पेज के ऊपर जो है वो भी रिडायरेक्ट हो जाएगा, और सीआरएम के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। मान के चलते उसका ईमेल जो है वो है ए, क्योंकि उसने इस फॉर्म में जो डिटेल्स है वो फिल करी हुई है, a@gmail.com। उसका जो फोन नंबर है वो है 123456, और उसके बाद उसका जो नेम है, लेट्स से उसका नेम उमर है। तो यूजर ने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्म के ऊपर फिल करी। जैसे ही फॉर्म के ऊपर फिल करता है, थैंक यू पेज ट्रिगर होता है। थैंक यू पेज के थ्रू ये वाला जो कन्वर्जन है वो ट्रैक हो जाता है, और डैशबोर्ड में आपको दिखने लगता है यहां पर जाकर कैंपेन के सामने कि एक कन्वर्जन जो है वो आया हुआ है। बट इनहांस्ड कन्वर्जन ये कहता है कि अभी तक कैंपेन को ये पता है कि एक कन्वर्जन आया हुआ है, बट कैंपेन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि भाई किस यूजर ने फॉर्म फिल किया, किस ईमेल से वो फॉर्म जो है वो फिल हुआ है, और यूजर ने अपने फॉर्म में कौन सा फोन नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो इनहांस्ड कन्वर्जन का पर्पस ये होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर आ रही है, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में वापस जो है वो आपको गूगल एड्स को सेंड करना है, सो दैट गूगल एड्स और बेटर तरीके से समझ पाए कि अच्छा, जो यूजर कन्वर्ट हुआ है वो बेसिकली ये एक उमर यूजर था, और इसकी फिर प्रोफाइल को वो मैच कर पाए अपने डेटाबेस से, या अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट गूगल के ऊपर लोगों ने जीमेल आईडीज बना रखी हैं, उन जीमेल आईडीज में जो भी ईमेल यूज किया गया होगा, जो भी नेम यूज किया गया होगा, जो भी फोन नंबर यूज किया गया होगा, उसके बेसिस पर गूगल एड्स के सिस्टम को एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। दिस इज बेसिकली वी कॉल्ड एज इनहांस्ड कन्वर्जन्स, और इसी को इनहांस्ड कन्वर्जन्स फॉर वेब भी बोलते हैं। तो इसको इनहांस्ड कन्वर्जन बोल लीजिए आप, या फिर इसको बोल लीजिए आप इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब। ये दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहली चीज कि हमने सिंपल कन्वर्जन ट्रैकिंग करी, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों ने इनहांस्ड कन्वर्जन करी, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी ऑफलाइन कन्वर्जन। अब फिर से इसी चीज को समझते हैं। ऑफलाइन कन्वर्जन में क्या है, ये आपके पास एक लैंडिंग पेज है, यहां पर एक फॉर्म जो है वो मेंशन्ड है, यूजर आता है, फॉर्म को फिल करता है, फॉर्म को फिल करने के बाद थैंक यू पेज जो है वो लोड होता है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये जाती है आपके सीआरएम के अंदर। अब इस बात को ध्यान समझिए, सीआरएम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, जा रहा है ईमेल, जा रहा है फोन नंबर,
और जा रहा है नेम। इसके साथ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हैं जो भी आपने अपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैप्चर करी हुई। तो जैसे ही थैंक यू पेज लोड होगा, कन्वर्जन डिफाइन हो जाएगा गूगल एड्स के अंदर, या कन्वर्जन ट्रिगर हो जाएगा गूगल एड्स के अंदर कि एक कन्वर्जन जो है वो हुआ है। सेकंड चीज हमारी क्या होती है कि जैसे ही थैंक यू पेज लोड होगा, क्योंकि यहां पर ये इंफॉर्मेशन है, तो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब अगर आपने सेटअप करके रखा हुआ है, या इनहांस कन्वर्जन अगर आपने सेटअप करके रखा है, तो वो इंफॉर्मेशन भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो गूगल एड्स के पास चली जाती है। तो अगर आपका ये कैंपेन है तो अब इसको पता चल गया है कि एक कन्वर्जन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे ही मान के चलते बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने फॉर्म भरा, 100 लोगों ने जो है वो फॉर्म को फिल किया। जब 100 लोग यहां पर फॉर्म को फिल कर चुके, तो ये 100 यहां पर जो फील्ड्स है वो फिल हो चुकी हैं बेसिकली, या 100 जो लीड्स हैं वो सीआरएम के अंदर आ गई हैं। अब सेल्स टीम इनके ऊपर काम करना शुरू करती है। हम क्या देखते हैं कि इनमें से कुछ जो लीड्स हैं वो कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। जैसे ही कन्वर्ट होनी शुरू होती हैं, आप इन लीड्स के आगे ये मार्क करना शुरू कर देते हैं कि फला लीड जो है वो हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप चाहते क्या है, जब मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन कन्वर्जन की, या मैं बात कर रहा हूं इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स की, ऑफलाइन कन्वर्जन और इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड एक ही चीज को बेसिकली बोलते हैं। तो मान के चलते हैं 100 जो लीड्स आपके पास आई, इनमें से 10 लीड्स कन्वर्ट हुई, ये आपकी कन्वर्टेड लीड्स थी। अब आप गूगल एड्स को वापस बताना चाहते हैं कि इस फला कैंपेन से जो हमारे पास 100 लीड्स आई थी, इनमें से जो कन्वर्टेड लीड्स हैं, एक और आप एडिशनल कॉलम जो है वो ऐड करना चाहते हैं। कन्वर्जन तो आपने बता दिया कि 100 कन्वर्जन हुए। कन्वर्जन की क्या डेफिनेशन है? फॉर्म का फिल हो जाना, यानी कि कन्वर्जन हुए। बट ये फॉर्म के फिल होने पे जो हमारे पास लीड्स आई, उनमें से जो अल्टीमेट कन्वर्जन हुआ, जो फाइनल कन्वर्जन हुआ, जो रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ, वो थी हमारी 10 लीड्स। इनको आपने सीआरएम के अंदर मार्क कर दिया। अब ये 10 लीड्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर सेंड करनी है। तो आज के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सीआरएम्स हैं जो गूगल एड्स की एपीआई को यूज करके ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप जो है वो कर देते हैं। बहुत पॉपुलर जो सीआरएम्स हैं उनमें से ज़ोहो एक सीआरएम है, एक हबस्पॉट सीआरएम है। तो एक तरीके से ज़ोहो और हबस्पॉट का नेटिव इंटीग्रेशन है गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के साथ। तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से ज़ोहो और हबस्पॉट कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जब भी ज़ोहो या हबस्पॉट के अंदर कोई भी लीड आएगी, और ये चीजें आपके जो लैंडिंग पेज है उससे भी कनेक्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है उससे भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो लैंडिंग पेज से जो बेसिकली लीड आ रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन ज़ोहो में जाएगी, हबस्पॉट में जाएगी, और जैसे ही आप वहां पर जो है वो कन्वर्जन मार्क करेंगे, वो चीजें रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके 10 कन्वर्जन हुए हैं। क्या सर ये ज़ोहो और हबस्पॉट जैसे सीआरएम में ही हो सकता है? नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंट सीआरएम्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपको उन सीआरएम्स के सपोर्ट टीम से बात करनी होगी, और वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो आपके लैंडिंग पेज से सीआरएम को इंटीग्रेट करा देंगे। वहां से तो कराएंगे क्योंकि वहां से लीड आनी, और साथ ही साथ गूगल एड्स और मेटा एड्स से भी आपको जो है वो इंटीग्रेट करा कर दे देंगे। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बीच में कोई थर्ड पार्टी टूल को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा ज़ैपियर या फिर हो गया हमारा पैबली। तो इन टूल्स को यूज करके भी गूगल एड्स एपीआई के ऊपर जो है वो यहां से सीआरएम से जो इंफॉर्मेशन है वो गूगल एड्स के अंदर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझनी कि जो आप कन्वर्जन्स को सेटअप कर रहे हैं वो ठीक तरीके से सेटअप कर रहे हैं या नहीं। आज के टाइम में एक प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी चीजों को सेटअप करना चाहिए। साथ ही साथ आप बहुत सारे मल्टीपल कन्वर्जन्स जो हैं वो बनाते हैं। अगर हम इस बेसिक वाले कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली 2 तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं। इस चीज को भी आप समझिए। एक कन्वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कन्वर्जन। जब भी आप अपने कन्वर्जन्स को देखने जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक प्राइमरी कन्वर्जन होता है, और दूसरा जो हमारा कन्वर्जन होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी कन्वर्जन। तो जिन कन्वर्जन्स के ऊपर आप चाहते हैं कि आपके कैंपेन्स ऑप्टिमाइज हो सकें, जिन रिजल्ट्स को आप ज्यादा चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कॉल्स चाहिए या आपको लगता है कि आपको ज्यादा लीड्स चाहिए, अगेन ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा कॉल्स चाहिए, आपको ज्यादा लीड्स चाहिए, तो उन कन्वर्जन्स को आपको हमेशा प्राइमरी कन्वर्जन्स रखना है। और बाकी जिनको केवल आप ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये ट्रैक कर पाऊं कि मेरा जो कॉल टू एक्शन का बटन है उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह आ रही हैं नहीं, और इन चीजों को मैं डैशबोर्ड लेवल पर देख जब पाऊं, तो उनको आप सेकेंडरी कन्वर्जन्स के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। या आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप जब भी कन्वर्जन्स बनाने जाएंगे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्राइमरी कन्वर्जन है, सेकेंडरी कन्वर्जन है। बाद में भी अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। लीड जेन में एक से ज्यादा प्राइमरी कन्वर्जन्स जनरली हो सकते हैं। ये रिकमेंडेड तो नहीं है कि आप एक से ज्यादा प्राइमरी कन्वर्जन्स रखें, बट लीड जनरेशन बिजनेस में जहां पर आपके पास फॉर्म से भी बहुत अच्छी लीड्स आ रही हैं और आपके पास कॉल से भी बहुत अच्छी लीड्स आ रही हैं, और आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ज्यादा लीड्स भी आए, मेरे पास ज्यादा कॉल्स भी आए,
उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप एक से ज्यादा प्राइमरी कन्वर्जन्स रख सकते हैं, बट फिर भी कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा अवॉइड करिए एक से ज्यादा प्राइमरी कन्वर्जन्स रखने का। कोशिश करें कि इन्हीं में से किसी एक को डिसाइड कर लें कि कौन सी चीज मेरे लिए प्राइमरी कन्वर्जन है, उसके बेसिस पे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। सेकेंडरी कन्वर्जन्स केवल और केवल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मतलब आप सेकेंडरी कन्वर्जन्स को एक तरीके से ट्रैक तो कर रहे हैं, आपने कॉन्फ़िगर तो किया है, आपको डैशबोर्ड में डेटा तो दिख रही है, बट उसके बेसिस पे आपके कोई भी कैंपेन जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, उसके बेसिस पे आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करेगी। एक और यहाँ पर पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप D2C बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं जहां पर आपका जो प्राइमरी इवेंट परचेज है वहां पर ये थ्योरी नहीं लग सकती, 100% नहीं लग सकती कि सर वहां पर मैं प्राइमरी कन्वर्जन 2 रख दूं, क्या एक परचेज को भी प्राइमरी कन्वर्जन रख दूं, साथ ही साथ ऐड टू कार्ट को भी प्राइमरी कन्वर्जन रख दूं, तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप एक से ज्यादा 2 कन्वर्जन रख सकते हैं। बट लीड जनरेशन बिजनेस में कुछ सिनेरियोज में आप एक से ज्यादा 2 जो कन्वर्जन हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये पहली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको आपको बेसिकली चेक करने की जरूरत है वो कन्वर्जन से रिलेटेड है। कोशिश करिए कि इस इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली सेटअप कर लें। इकोसिस्टम मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, CRM वगैरह भी इन्वॉल्व है, इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब भी इन्वॉल्व है, और आपका नॉर्मल जो कन्वर्जन सेटअप है वो भी इन्वॉल्व है। तो पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम है कन्वर्जन्स का, इसको आप अच्छी तरीके से सेटअप कर लें। जब आप इसको अच्छी तरीके से सेटअप कर लेंगे तो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग 100% परफेक्टली हो जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है दैट इज बेसिकली ऑटो टैगिंग। ऑटो टैगिंग का फीचर आपको अकाउंट लेवल में जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं एक अकाउंट के अंदर अकाउंट लेवल पर, तो देखो यहां पर आपको ऑटो टैगिंग जो है वो देखने को मिल रहा होगा, और ऑटो टैगिंग यहां पर आपको यस दिख रहा है, यानी कि ऑटो टैगिंग एक्टिवेटेड है। अब ये ऑटो टैगिंग करता क्या है, ये एक GCL ID पैरामीटर आपके फाइनल URL के पीछे जो है वो ऐड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां जाता हूं और मैं गूगल के ऊपर टाइप करता हूं डेंटिस्ट नियर मी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर मुझे कुछ एड्स दिखाई दे, तो जैसे ही मैं किसी भी एड के ऊपर क्लिक करूंगा आप क्या देख रहे हो कि यहां पर आपको UTM पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ये जो चीजें हैं कैंपेन ID हो गया, ये सारी चीजें आपकी UTM पैरामीटर्स जो है वो कहलाती। बट पीछे अगर आप देखो ये जो GCL ID आपको दिख रहा है, GCL ID, और उसके बाद ये एक जो नंबर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, दिस इज बेसिकली गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। GCL ID को हम लोग क्या बोलते हैं, GCL ID को हम लोग बोलते हैं, यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, GCL ID को हम लोग बोलते हैं गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, गूगल क्लिक आइडेंटिफायर ये बोला जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझिए, मैंने यहां पर जो है एक कीवर्ड टाइप किया, ठीक है, ये कीवर्ड टाइप किया, इस कीवर्ड से मुझे यहां पर बहुत सारे जो एड्स हैं वो दिखाई दिए। तो अभी मैं जिस भी पेज के ऊपर हूं, ये पूरे का पूरा जो पेज है ये गूगल के कंट्रोल में है, यानी कि अगर मैं इस पेज के ऊपर कोई एक्टिविटी करता हूं तो गूगल को पता चल जाएगी, क्योंकि मैं गूगल के ऑफिशियल SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर हूं। तो मैंने यहां पर क्या कीवर्ड टाइप किया ये गूगल को पता है, परफेक्ट। मैं मेरे कीवर्ड से यहां पर कौन कौन से ऐड दिखे ये भी गूगल को पता है, क्योंकि ये सारी चीजें गूगल के कंट्रोल में। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ये भी गूगल को पता है कि आपने एक कीवर्ड टाइप किया, किसी यूजर ने कीवर्ड टाइप किया, वो यूजर ये है, उसकी ये ईमेल आईडी है, यहां पर राइट साइड में यूजर ने जो है वो एक क्वेरी टाइप करी जिससे बहुत सारे एड्स दिखे, और किस एड के ऊपर क्लिक किया और कहां पर क्लिक किया, किस डिवाइस के ऊपर क्लिक किया, किस लोकेशन से क्लिक किया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है। बट जैसे ही मैं क्लिक करके यहां इस पेज के ऊपर आ जाता हूं, यानी कि लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाता हूं, बेसिकली मैं गूगल के स्कोप से बाहर आ चुका होता हूं। अब गूगल का कंट्रोल इस पेज के ऊपर नहीं है। हाँ, यहां पर गूगल की स्क्रिप्ट जरूर लगी हुई है, गूगल का टैग लगा हुआ है, बट गूगल इस पेज को ओन नहीं करता है। गूगल इज नॉट द ओनर ऑफ दिस पेज। तो बेसिकली गूगल इस पेज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता उस तरीके से जिस तरीके से वो इस पेज को कंट्रोल कर सकता है। बट यहां पर गूगल को क्लिक की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। कैसे? जैसे मैंने यहां पर क्वेरी डाली और यहां पर क्लिक किया तो गूगल के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यूजर ने किस लोकेशन से क्लिक किया, किस कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया, किस हेडलाइन के ऊपर क्लिक किया, किस एड के ऊपर क्लिक किया, वो किस कैंपेन का है एड, वो किस एड ग्रुप का एड है, ये सारी चीजें गूगल को पता चल गई। अब ये सारी चीजें इनक्रिप्टेड फॉर्म में गूगल क्या करता है, वो इस GCL ID के पीछे जो है वो चिपका देता है, या GCL ID के फॉर्म में जो है वो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को यहां आपके URL में जो है वो लगा देता है। तो अब आपके URL के बेसिस पर इस पेज के पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो GCL ID की पूरी इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ अगर कोई यूजर जो है वो यहां पर शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता है और अपॉइंटमेंट बुक करता है, या यहां पर अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म को फिल करता है, तो हम यहां से इस पेज से पहली इंफॉर्मेशन यूजर की निकाल सकते हैं, यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये मैंने निकाल लिया, और साथ ही साथ मैं GCL ID भी निकाल लेता हूं।
साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, GCLID भी निकाल लेता हूं, बिकॉज GCLID जो है वो URL के साथ, तो अगर मैं URL फेच कर सकता हूं तो मैं GCLID भी फेच कर सकता हूं। GCLID के पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में? अब समझो, ये लैंडिंग पेज है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल हुआ, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म के साथ आई, साथ ही साथ GCLID की भी इंफॉर्मेशन है। GCLID के पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो एडवर्टाइजर था उसका कौन से कैंपेन, कौन से एड ग्रुप, कौन से एड से क्लिक करके जो यूजर है वो आया है, किस डिवाइस है, सारी इंफॉर्मेशन। और यही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है CRM के अंदर। हमने बात करी थी CRM की। अब CRM में अगर इस यूजर के आगे आप लिख देते हो कि ये यूजर कन्वर्ट हो गया, तो क्योंकि GCLID भी CRM के पास है, तो CRM जब ये इंफॉर्मेशन वापस गूगल एड्स अकाउंट को सेंड करता है, तो गूगल एड्स अकाउंट के लिए इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ GCLID कि एग्जैक्टली ये जो नेम, ईमेल, फोन नंबर वाला बंदा था, किस कैंपेन, किस एड ग्रुप, किस एड से गया था। तो ये यूज होता है GCLID का। और जैसे ही आप यहां पर जो मैंने आपको दिखाया कि आप ऑटो टैगिंग की ऑन करते हैं, ये GCLID जो है वो प्ले में आ जाती है। दो इंपॉर्टेंट सेटिंग समझ में आई कि ऑटो टैगिंग कैसे काम करती है और उसके थ्रू GCLID कैसे काम करता है, और जो कन्वर्जन की हमने बात करी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बेसिकली UTM पैरामीटर्स का यूज, वो भी ट्रैकिंग टेम्पलेट के फॉर्म में। ट्रैकिंग टेम्पलेट के फॉर्म में। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट, अगर मैं गूगल पे आ जाऊं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट, मैं सिंपली यही टाइप करता हूं गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट, और मुझे यहां ऑफिशियल गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट को एक तरीके से यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारी गूगल की ट्रैकिंग टेम्पलेट हो गई। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। सो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अकाउंट लेवल पर इसको लगा सकते हैं, आप इसको एड ग्रुप लेवल पर लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको एड लेवल पर भी लगा सकते हैं, और अकाउंट लेवल पर भी लगाना चाहे वहां भी लगा सकते हैं, कैंपेन लेवल पर भी लगा सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होता है, बट जनरली लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट को अकाउंट लेवल पर लगाते हैं। अब इसका मतलब यह है कि लैंडिंग पेज URL के बाद जहां जहां पर भी फाइनल URL होता है, या जहां जहां पर भी डेस्टिनेशन का URL मेंशन्ड है, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सटेंशंस, तो एक्सटेंशंस पे भी अगर कोई भी पर्सन क्लिक करेगा साइटलिंक एक्सटेंशंस के ऊपर भी, तो वो भी किसी ना किसी URL के ऊपर जो है वो जाएगा, किसी ना किसी लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा। तो उस लैंडिंग पेज के पीछे ये UTM पैरामीटर्स जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे, जो बाय डिफॉल्ट इस इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं कि सोर्स क्या है गूगल, मीडियम क्या है CPC, कैंपेन के नेम में कैंपेन की जो यूनिक न्यूमेरिकल ID होती है उसको सेंड कर देते हैं, कीवर्ड में जिस कीवर्ड से ट्रैफिक आया है उसको सेंड कर देते हैं, जिस डिवाइस से ट्रैफिक आया हुआ है, जिस डिवाइस से यूजर जो है वो लैंड किया हुआ है लैंडिंग पेज के ऊपर, जिस URL के ऊपर गया, वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर देते हैं कि ये डिवाइस जो है वो कंप्यूटर है या टैबलेट है या फोन है। इस टाइप से उस डिवाइस की भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दी जाती है। तो UTM पैरामीटर्स को भी आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो देखिए ट्रैकिंग टेम्पलेट में अगर आप जाकर देखें तो यहां पर फाइनल URL सफिक्स के अंदर आपको ये देखने को मिला है, यानी कि जो भी फाइनल हमारा URL होगा उसके पीछे जो है वो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से डेमो अकाउंट है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सही जो यूज केस है वो ये तरीके से ही आपको मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें कुछ बहुत ही यूनिक चीज नहीं है। तो यहाँ जो आपको ये दिख रही है ट्रैकिंग टेम्पलेट, सिंपली आपको ये ट्रैकिंग टेम्पलेट उठानी, यहाँ पर जाकर चिपका देना, और ये अकाउंट लेवल पर जो है वो काम करना शुरू कर देगी। तो आप जहां पर भी जो है वो URL की इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, या जैसे ही URL हिट होगा ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको किसी एड में, जैसे इस एड को ओपन कर लेता हूं, इस एड को ओपन कर लेता हूं, तो यहां पर अगर आप देखिए तो UTM टर्म आपको दिख रहा है, UTM कैंपेन आपको दिख रहा है, तो कैंपेन का नेम यहां पर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखें तो UTM सोर्स एडवर्ड्स दिख रहा है। ठीक है, UTM मीडियम PPC दिख रहा है। ठीक है, और ये कैंपेन की यूनिक ID जो है वो दिख रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी बेसिकली जो है वो कैप्चर हो रही हैं थ्रू दिस ट्रैकिंग टेम्पलेट। दो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैंने और आपको बता दी, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज बेसिकली एक्सटेंशंस का यूज या फिर एसेट्स का यूज। ठीक है, आज तो आप लोग इनको एसेट्स बोलते हैं, बट पहले इनको एक्सटेंशंस बोला जाता है। साइटलिंक एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशंस है। लोगों को मैंने देखा है लोग बहुत लिमिटेड तरीके से इनको यूज करते हैं। जितना ज्यादा आप इनको यूज करेंगे ना, उतना आपका ऐड बड़ा दिखेगा, उतनी CTR अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी, उतनी क्वालिटी स्कोर अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी है, उतना आपको मार्केटिंग मैसेजेस को ऐड करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपको अपने एड्स के अंदर। तो जितने ज्यादा आप एक्सटेंशंस को यूज कर पाए, जितने ज्यादा एसेट्स को आप यूज कर पाए, उतना आपके लिए बेहतर है। जैसा मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक अकाउंट है,
और मैं नीचे आकर आपको दिखाता हूं कि इस अकाउंट के अंदर हम कितने एसेट्स को यूज कर रहे हैं। 211 एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स होते हैं, जैसे साइटलिंक एसेट हो गए, आपके हेडलाइन एसेट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉल आउट हो गया। तो ज्यादातर जो है वो साइटलिंक एसेट्स ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज आप प्रमोशनल एसेट कितने यूज करेंगे, 2-4 कॉल आउट कितने यूज करेंगे, 10-12, ठीक है। कॉल एक्सटेंशन कितने यूज करेंगे, 2-4 फोन नंबर होंगे आपके पास, 2-4 कॉल एक्सटेंशन यूज कर लेंगे। बट सबसे ज्यादा आपके पास ऑप्शन होता है साइटलिंक एक्सटेंशन को यूज करने का। तो जितने ज्यादा आप डिफरेंट तरीकों से साइटलिंक एक्सटेंशन को यूज करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सारे के सारे एसेट्स एक्सटेंशन वो अकाउंट लेवल पर ही यूज करते हैं। बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स यूज कर रहे हैं, मान के चलते हैं आपने कैंपेन 1 यूज किया, कैंपेन 2 यूज किया, कैंपेन 3 यूज किया, तो अब इस कैंपेन 1 की जो मैसेजिंग है दैट इज बेसिकली डिफरेंट मैसेजिंग। इस कैंपेन 2 की जो मैसेजिंग है वो एक डिफरेंट मैसेजिंग है। तो यहां पर जो साइट लिंक्स होंगे वो भी थोड़े से डिफरेंट होंगे, यहां पर जो ऐड होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसीलिए ज्यादा साइट लिंक्स एक्सटेंशंस या ज्यादा एक्सटेंशंस या एसेट्स जो है वो यूज होते हैं, पर बहुत सारे बिगिनर्स उसको उतने स्केल पे यूज नहीं करते। बट हम लोग काफी अच्छे तरीके से जो है वो इन सारी चीजों को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो भी आपको अकाउंट लेवल पर ही सेटिंग देखने को मिलेगी। ये जो ट्रैकिंग की सेटिंग थी, ट्रैकिंग टेम्पलेट की, और ये जो ऑटो टैगिंग की सेटिंग थी, इसको बेसिकली आप एडमिन में जाके अकाउंट लेवल की सेटिंग्स में जाकर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ कॉल एड्स की जो सेटिंग होती है, आपको कोशिश करनी कि कॉल एड्स की रिपोर्टिंग जो है उसको भी आपको ऑन करके रखना हुआ है, सो दैट आप अच्छे तरीके से अपने कॉल्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं, या कॉल एक्सटेंशंस वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं उनको आप ऑप्टिमाइज कर पाएं। और फाइनल जो सेटिंग मैं इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज बेसिकली ऑडियंस की सेटिंग। अब इसमें मैंने क्या देखा है, लोग क्या करते हैं, अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस की बकेट तो वो बनाते हैं, बट किस टाइप से, उन्होंने ऑडियंस बना दी लैंडिंग पेज विजिटर्स लास्ट 30 डे, और थैंक यू पेज विजिटर्स, थैंक यू पेज विजिटर्स लास्ट 30 डेज, दैट्स इट। 2 ऑडियंस बना दी और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वो काम कर रहे हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम लैंडिंग पेज ऑडियंस लास्ट 1 डे से शुरू करते हैं, लास्ट 1 डे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 45 डेज, लास्ट 60 डेज, लास्ट 90 डेज। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के बकेट्स हम लोग बनाते हैं, और ये सारे बकेट्स रेगुलरली जो है वो पॉपुलेट होते रहते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस कॉम्बिनेशंस बनाने का मौका जो है वो मिल जाता है। सर कैसे, इस बात को आप समझिए। मान के चलते हैं ये आपकी लास्ट 30 डेज की ऑडियंस है, ठीक है, ये लास्ट 30 डेज की ऑडियंस है। आपकी लास्ट यहां से लेकर लास्ट 30 डेज की ऑडियंस है। आपकी लास्ट 14 डेज की ऑडियंस ये हो गई, लास्ट 14 डेज की। अगर आपने कभी लास्ट 14 डेज की ऑडियंस बनाई नहीं है, तो इस ऑडियंस को आप कैसे टारगेट करेंगे। और मान के चलते हैं कि अगर आपको ये वाली ऑडियंस टारगेट करनी है, इतनी ऑडियंस टारगेट करनी है जो मैंने ग्रीन से मार्क करके रखी है, लास्ट 14 डे से पहले वाली जो ऑडियंस है, 0 यानी 1 डे से 14th डे तक की ऑडियंस है, इसको आप कैसे बनाएंगे। इसको आपको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि लास्ट 30 डेज की ऑडियंस आप लेंगे, लास्ट 30 डेज की ऑडियंस आप लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे लास्ट, या एक्सक्लूड कर देंगे लास्ट 14 डेज की ऑडियंस को। जब आप ये करेंगे तो आपकी ये वाली ऑडियंस निकल के आएगी। तो इस टाइप से कभी कभी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑडियंसेस जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियंसेस आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आपके पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो होंगे। इसी तरीके से थैंक यू पेज को तो आप रख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज के थैंक यू पेज की आपने ऑडियंस बना दी, और एक आपने बड़े टाइम पीरियड की बना दी, 365 डेज के थैंक यू पेज की ऑडियंस बना दी, मतलब लास्ट 1 साल में जितने भी कन्वर्टर्स हुए हैं उसकी ऑडियंस आपने बना दी। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। ऑडियंसेस बकेट्स को आप ऑडियंसेस के अंदर जाकर क्रिएट कर लें, जो आप रिमार्केटिंग टैग के थ्रू बनाते हैं, इनको बनाकर रख लें। जब यूज करना होगा तब आप करते रहिएगा, और इस चीज में भी डिले मत करिए। कोशिश ये करिएगा कि जब आप अकाउंट बना रहे हैं उसी वक्त, जब आपने अपना टैग लगाया उसी वक्त ये सारी चीजें आप बना ले, सो दैट इसके अंदर जो ऑडियंस पॉपुलेशन है वो आपका बेसिकली स्टार्ट हो जाए, और जब भी आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी, इनको देखिए। जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी, आप अपने अकॉर्डिंग इनको यूज करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा और डिटेल में जाऊं और इन डेप्थ में जाऊं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं यार, हर एक सेटिंग को आप डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर थोड़ा सा इस सेटिंग के अराउंड बातचीत करी जाए, तो वो मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके अराउंड भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।